मेरा नाम है दुर्गेश कुमार गुप्ता एडवोकेट। और कल तक के लेक्चर में हम देख चुके हैं सेक्शन 30 तक, सीआरपीसी के सेक्शन 30 तक। आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 31। सेक्शन 31 कहता है एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने पर दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जो जिसका ट्रायल चल रहा है और उसके ऊपर एक से अधिक अपराध है, एक से अधिक अपराधों का ट्रायल एक ही ट्रायल में चल रहा है, तो उसको दंड कैसे दिया जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब व्यक्ति का ट्रायल चल रहा है तो उसके ऊपर एक से अधिक मामले बन चुके हैं और एक से अधिक मामलों का ट्रायल एक ही साथ एक ही कोर्ट में और एक ही मजिस्ट्रेट के पास चल रहा है, तो उनको दंड कैसे दिया जाएगा। नंबर एक, धारा 31 के शब्द धारा एक, कोई भी व्यक्ति जो दो या दो से अधिक अपराधों के लिए दोषित किया जाता है, दो या दो से अधिक अपराधों के लिए दंडित किया जाता है, तो मतलब उसका ट्रायल एक है, उसमें अपराध एक से अधिक हैं, उसने एक से अधिक अपराधों का ट्रायल एक ही समय चल रहा है, तो उसको दंडादेश करने के लिए आईपीसी की धारा 71 के अधीन आईपीसी की धारा 71 के अधीन रहते हुए मजिस्ट्रेट साहब उसको कोई भी ऐसा दंड दे सकते हैं जिसके लिए वो सक्षम है। मतलब कहने का ये है कि आईपीसी की धारा 71 के तहत कि जो प्रावधान दिए गए हैं आईपीसी में, उसके अधीन रहते हुए मजिस्ट्रेट साहब उसको कोई भी दंड दे सकते हैं जिसके लिए वो एलिजिबल है। अब आईपीसी की धारा 71 क्या कहती है? आईपीसी की धारा 71 कहती है कई अपराधों सर कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि क्या होगी। मतलब अब कई छोटे छोटे अपराधों से मिलकर एक बड़ा अपराध बन जा रहा, उसके लिए जो अवधि होगी वो धारा 71 में बताई गई है। तो इसको रहते हुए कोई भी मजिस्ट्रेट साहब उनके लिए दंड दे सकते हैं, लेकिन अब इसमें प्रोवाइजो दे रखा है, उसके तहत उसका तरीका क्या होगा। अब मजिस्ट्रेट साहब ने उनको कोई दंड दे दिया, मान लीजिए किसी ने चोरी की 3 साल, चोरी करते टाइम उन्होंने लंजा भंग भी कर दिया 1 साल, और उसी घर में 10 लोगों को उन्होंने सदोष परिरोध भी कर दिया, यहाँ भी उनको हो गए 3 साल। अब चलते चलते उनके मन में पता नहीं क्या है, उन्होंने उद्यापन भी कर दिया, अभी हो गए 3 साल। तो अब हमारे ये सारे केस मान लीजिए हमारे सीजीएम कोर्ट में चल रहे हैं। अब सीजीएम साहब हमको अधिकतम 7 साल दे सकते हैं। अब 3 भी उनके अंडर में आता है, एक भी उनके अंडर में आता है, इसके लिए वो एलिजिबल है। अब इसको टोटल देखें तो ये 10 साल हो रहा, तो यहाँ पर सीजीएम साहब उसको 10 साल की सजा दे सकते हैं। अब इस बात के लिए सीजीएम साहब जो ऑर्डर देंगे उसमें अगर उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि ये दंड कैसे एग्जीक्यूट किए जाएंगे कि 3+1+3+3 ये एक साथ चलेंगे, कि मतलब आप अधिकतम 3 है तो 3 साल का देंगे, तो 3 में ये एक भी इंक्लूड हो जाएगा और ये 3 तो 3 ही है, तो ये 3 साल में खत्म हो जाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं कहते हैं तो ये दंड ऐसा माना जाएगा कि पहले 3 कंप्लीट होगा, 3 साल काट लिया आपने, फिर 1 साल कंप्लीट होगा, फिर 1 साल मान काट दिया आपने, फिर 3 साल। मतलब कहने का है कि एक के बाद एक कंप्लीट होंगे अगर मजिस्ट्रेट साहब उसके लिए कोई भी ऑर्डर नहीं लिखते हैं, बकाया ये एक के साथ एक ही चलेंगे। अब जब
साहब ने ऐसा 10 साल की सजा दे दी। मतलब आपने कभी कभी सुना होगा कि अमेरिका में किसी को 150 साल की सजा हो गई। अब 150 साल की सजा कैसे हो गई? वो ऐसे ही हो गई, इन सारों को जोड़ के 150 साल हो गए। वहाँ ये चलता है और अपने यहाँ भी ये एलिजिबल है। अब इसी को देखते हुए अब जो भी मजिस्ट्रेट 10 साल की सजा दे रहे हैं, अब इस बात को देखते हुए नंबर 2, सेक्शन 31 का सब सेक्शन 2, ऐसे कोर्ट की अधिकारिता के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा कि भाई आपकी अधिकारिता तो सीजन साहब की 7 साल थी, आपने 10 साल कैसे दे दी? उन्होंने 10 साल दी है, लेकिन ये 10 साल किसी एक में नहीं दी, उन्होंने कई सारों को मिला के 10 साल दिए, जो अब उनके निर्देश के अनुसार या तो 7 साल चलेंगे, और अगर वो ऐसा निर्देश नहीं देते हैं तो क्रम में एक के बाद एक चलेंगे। तो इसलिए उनकी अधिकारिता के बारे में, कोर्ट की अधिकारिता कोई सवाल नहीं होगा। ठीक है। और ऐसा कोर्ट, अब ऐसा कोर्ट ये भी नहीं कह सकता है कि भैया ये तो टोटल 10 साल हो गए, आप हमसे हायर कोर्ट के पास जाइए, हमारे क्षेत्र अधिकार के अंदर नहीं आता। कोई भी कोर्ट ये कहकर इसको टाल भी नहीं सकता कि भाई अब ये तो हमारी जो अधिकार से 7 साल तक का है और ये टोटल 10 हो रहा है और हम इसमें नहीं कर सकते, इसके लिए आप हमसे अपर कोर्ट जाइए, ऐसा भी नहीं कहेगा। तो कोर्ट ना तो इसे हायर कोर्ट में जाने के लिए कहेगा, हायर कोर्ट में जाओ ऐसा नहीं कह सकता है। परंतु ये यहां तक क्या होगा इनका 2। अब सब सेक्शन 3, ऐसा व्यक्ति जिसके लिए ये 10 साल की सजा हुई है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, अब उसको ये लग रहा है कि हमारे ऊपर 10 साल की सजा हो गई, क्यों ना हमको अपील में जाना चाहिए। और अगर ऐसा व्यक्ति अपील में जाता है, मान लीजिए वो अपील करना चाहते हैं अपने हायर कोर्ट में, तो ये जो ऑर्डर हुआ है 10 साल का, इसको एक ही ऑर्डर माना जाएगा। ये हुआ तो कई सारे अपराधों में मिला के है इनके ऊपर, लेकिन अब इसको ये नहीं कहेंगे ये अलग ऑर्डर है, ये अलग ऑर्डर है, ये अलग ऑर्डर है, ऐसा नहीं कहेंगे। इस टोटल को एक ही ऑर्डर, एक ही आदेश माना जाएगा। सेक्शन 32, सेक्शन 32 से इतना ही पूछा जाता है कि शक्तियों को प्रदान करने का ढंग कहाँ पर डिफाइन किया गया है सीआरपीसी के तहत। तो शक्तियों को प्रदान करने का ढंग, शक्तियों को प्रदान करने का ढंग। अब शक्तियां कौन प्रदान कर सकता है? इंपॉर्टेंट चीज, शक्तियां प्रदान करेंगे नंबर 1 हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट, ये शक्तियां दे सकते हैं। अब ये ऐसी शक्ति किसी भी आदेश द्वारा देंगे, द्वारा आदेश, ऐसी शक्ति दी जा सकती है। अब ये शक्ति लागू कब से होगी? इस सब इस शक, इस शक्ति का प्रयोग, जिसको ये शक्ति मिल रही है, नंबर 2 में बताया गया है कि यह शक्ति लागू कब से होगी, इसका प्रयोग कब से किया जाएगा। ये शक्ति उसी तारीख से लागू मानी जाएगी जिस तारीख से ऐसी या स्टेट गवर्नमेंट इसे प्रदान करते हैं। सेक्शन 33, अब सेक्शन 33 कहता है नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। अब जो अधिकारी नियुक्त हुए हैं, हुए थे, उनको यहाँ पे शक्ति मिल गई। अब इन शक्तियों का ये प्रयोग कैसे करेंगे? इन शक्तियों का प्रयोग भी, जो अधिकारियों को ये शक्ति प्रयोग हुई है,
उसी स्थान में ये उसका प्रयोग करेंगे जहां पर वह नियुक्त है। मतलब ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति है इलाहाबाद में नियुक्त, उसको शक्तियां इलाहाबाद के लिए मिली हैं और वो गाजियाबाद में जाके अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, ऐसा नहीं कर सकता है। वो गाजियाबाद में जाके ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। सेक्शन 34, शक्तियों को वापस लेना। ये 3 सेक्शन है, इनसे ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन जुडिशरी में नहीं बनते, लेकिन एक फिर भी जनरल नॉलेज के लिए हमारे पास होने चाहिए। और साथ ही साथ मेरा मोटिव ये है कि मैं कोई भी सेक्शन छोड़ूँ ना, जो भी छोटे से छोटा और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट सेक्शन लगता है उसको मैं लेकर चल रहा हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने को वो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सेक्शन 34, शक्तियों का वापस लेना। तो पावर को वापस कौन ले सकता है? सीधी सी बात है, जिसने दी है वो वापस ले सकता है। या तो एससी वापस लेंगे, या पर स्टेट गवर्नमेंट वापस लेंगे। अब अगर ये इनसे वापस ले लेंगे तो इनका करेंगे क्या? तो इनका ये कर सकते हैं, ये उन्हीं के अधीनस्थ या अधीनस्थ को दे सकते हैं। क्योंकि इनसे वापस लेंगे तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए, तो इनसे वापस ले ली और उन्हीं के अधीनस्थ के लिए उन्होंने दे दी। सेक्शन 36, सेक्शन 35 आप खुद से देख लें। अगर कुछ उसमें दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में देखा जाएगा। सेक्शन 36, ये सेक्शन 36 हमारे अध्याय 4 शुरू हो चुका है। सेक्शन 36 अध्याय 4 में आता है। सेक्शन 36 में जो कहा गया है वो कहा गया है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। मतलब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, मतलब तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कौन है? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हम किसे कहेंगे? थाने में ऑफिसर इंचार्ज से ऊपर, थाने में ऑफिसर इंचार्ज से ऊपर जो व्यक्ति है उसे वरिष्ठ अधिकारी कहेंगे। और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग, जो शक्तियां उसके पास है, मिली हैं, उनका प्रयोग वहां पर कर सकता है जहां पर वह नियुक्त है। जहां पर वह नियुक्त है। लेकिन यहाँ पर ये अभी तक पता नहीं चला है कौन सी शक्तियां। वो उन शक्तियों की बात हो रही है जिन शक्तियों का प्रयोग वह अपने थाने की सीमा के अंदर करता है। थाना सीमा के अंदर प्रयोग करने वाली शक्तियां। मतलब जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है वो जहां पर नियुक्त है, वो वहां पर उन सारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है उस एरिया में जो शक्तियां वो अपने थाने की सीमा के अंदर भी प्रयोग करता है। सेक्शन 37, जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की
सहायता करेगी। सीआरपीसी में ये दे रखा है कि जो पब्लिक है वो मजिस्ट्रेट साहब की और पुलिस अधिकारी की सहायता कब करेगी। तो कुछ कंडीशन इन्होंने बताई है कि पुलिस अधिकारी, प्रत्येक व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए बाध्य है। जब जब मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जनता से ये कहेंगे कि आप हमको आपकी मदद की आवश्यकता है, तब तब आपको मदद करनी पड़ेगी। इसके लिए नंबर का, कोई व्यक्ति जो गिरफ्तारी से निकल भाग रहा है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अगर मजिस्ट्रेट आपकी मदद मांगते हैं तो आपको सहायता करना पड़ेगी। और अगर कोई पुलिस अधिकारी आपकी सहायता मांगता है तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आपको उसकी सहायता करनी पड़ेगी। या फिर यहाँ पर कह सकते हैं, और कोई गिरफ्तार व्यक्ति निकल भागा है या कोशिश कर रहा है, तो उसे पकड़ने के लिए भी आपको पुलिस अधिकारी जब अपनी मदद के लिए बुलाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा और मदद करनी पड़ेगी। नंबर खा, पब्लिक प्लेस में परिशांति भंग करने का निवारण के लिए भी आपको मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता करनी पड़ेगी। परिशांति भंग के निवारण के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करनी पड़ेगी। नंबर का, रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति के क्षति के निवारण के लिए। ये 3 कंडीशन बताई गई हैं। इन 3 कंडीशन में आपको पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट साहब की मदद करनी पड़ेगी। नंबर 1, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, अगर हमने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, मजिस्ट्रेट साहब को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना, उनके पास उसे गिरफ्तार करने की पूरी अधिकारता है। और आप वहाँ पर मौजूद हैं और ऐसा लगता है कि मजिस्ट्रेट साहब खुद ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, और जनता से वो कहते हैं कि आप हमारी मदद करिए, तो आपको मदद करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, कोई व्यक्ति गिरफ्तार है, वो गिरफ्तारी से निकल भाग रहा है या भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसके निवारण के लिए आपको पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता करनी पड़ेगी। नंबर खा, परिशांति भंग के निवारण के लिए, मान ले कहीं पे कोई पब्लिक न्यूसेंस स्टार्ट हो रहा है और वहां पर मजिस्ट्रेट साहब हैं और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी कि ये शांति भंग रोका जाए। और साथ ही साथ हमारी लोक संपत्ति हो गई, रेल, नहर, तार आदि, ये लोक संपत्तियां और पब्लिक यूजेस के लिए बनाई गई। इनको अगर कोई क्षति करता है, क्षति पहुंचाता है, तो उसके निवारण के लिए भी हमको इन लोगों की मदद करनी पड़ेगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल से हम शुरू करेंगे, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू होगा उसको हम देखेंगे, और जो कि स्टार्ट होता है अध्याय 5। यहाँ से हम चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, और जिसमें है व्यक्तियों की गिरफ्तारी। हमारा टॉपिक होगा व्यक्तियों की गिरफ्तारी। यहाँ से हम कल से शुरू करेंगे, जो कि सेक्शन 41 होगा। आप पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है, कैसे गिरफ्तार कर सकती है, गिरफ्तार कौन कौन करने कर सकता है, पब्लिक किसी व्यक्ति को पब्लिक पर्सन कैसे गिरफ्तार कर सकता है, मजिस्ट्रेट कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, और सेना के जवान हैं उनको गिरफ्तारी से कब और कहाँ पर छूट मिली हुई, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इसी के साथ हमारा कल से जो एक्चुअल कोर्ट का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला है। कल तक वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।